Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is your teacher Yasir Khan and you are watching me on my YouTube channel Learn with Khan. इस चैनल से ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए इन वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, इनको शेयर करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। उम्मीद है आप लोगों को अकाउंटिंग की बेसिक्स समझ आ रही होंगी। हमारा अकाउंटिंग पे डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है उसकी डेफिनेशन के ऊपर। अकाउंटिंग की टर्म्स हमने लास्ट 3 लेक्चर्स में डिस्कस की हैं। आप में से कोई स्टूडेंट जो मुझे आज ज्वाइन कर रहा है वो प्रीवियस लेक्चर्स को लाजमी देख ले। हमारा टॉपिक बेसिक्स को समझने का नेक्स्ट है कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्या है। अकाउंटिंग खातों की ज़ुबान है, खातेदारी है। आपने मुख्तलिफ़ खाते मेंटेन करने हैं, मुख्तलिफ़ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। उन अकाउंट्स की 2 तरह से क्लासिफिकेशन की जाती है, ग्रुपबंदी की जाती है। एक कन्वेंशनल अप्रोच है टुवर्ड्स क्लासिफिकेशन, क्लासिकल अप्रोच है, ब्रिटिश अप्रोच है, जिसमें 3 उसकी क्लासेस बनाई जाती हैं। वैसे तो नॉमिनल अकाउंट्स भी है चौथी, लेकिन जो 3 रूटीन में यूज़ होती हैं ये बेसिक लेवल के ऊपर, रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट्स। अकाउंट्स ऑफ एसेट्स रियल अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स वो पर्सनल अकाउंट्स में आएंगे, और अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेस, रेवेन्यूज़ और गेन्स दे आर कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स। लेकिन ज़्यादा बेहतर अप्रोच जो मॉडर्न अप्रोच है, दैट इज़ एन अमेरिकन अप्रोच, तो इसमें अकाउंट्स को, खातों को 4 हिस्सों में, 4 हेड्स में क्लासीफाई किया जाता है। एसेट्स, लाइबिलिटीज़, रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस, ये 4 ही रखने हैं आपने। इसमें लॉसेस को, गेन्स को या कैपिटल को अलहदा से इंक्लूड नहीं करना। एसेट्स, लाइबिलिटीज़, रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस 4 हेड्स हैं। जितने भी खाते अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड करते हैं, बोले जाते हैं, वो इन 4 कैटेगरीज़ में फॉल करते हैं। या तो कोई भी अकाउंट एसेट होगा, या लाइबिलिटी होगा, या रेवेन्यू होगा, या एक्सपेंस होगा। एक और बात ध्यान में रखनी है आपने, इनकम का लफ्ज़ यूज़ नहीं करना है आपने। रेवेन्यू, आमदनी के लिए लफ्ज़ रेवेन्यू यूज़ करना है। इनकम इज़ ए सिनोनिमस टू प्रॉफिट। इनकम और प्रॉफिट हम मानी अल्फाज हैं, और प्रॉफिट इज़ इक्वल टू रेवेन्यूज़ माइनस एक्सपेंसेस। इसलिए जो आगे स्टेटमेंट्स हम पढ़ेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस इनकम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग इनकम, नेट प्रॉफिट, नेट इनकम। यानी प्रॉफिट और इनकम एक दूसरे की जगह के ऊपर इस्तेमाल हो सकते हैं। रेवेन्यू और इनकम हम मनी अल्फाज नहीं है। रेवेन्यू इज सिंपली जो कि आमदनी है आपकी, मुनाफा नहीं। तो ये 4 हेड्स हैं, इनको हम अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। इनकी एग्जांपल्स हमने करनी है। कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए उस लैंग्वेज के थोड़े बहुत अल्फाज तो आपको आने चाहिए। जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहले आपको उसके जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये 4 ऐसे ही हैं। जिस तरह से अंग्रेज़ी ज़ुबान में वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आप डिस्कस करते हैं, नाउन, प्रोनाउन वगैरह, तो आपको कोई भी जब वो लैंग्वेज आप पढ़ते हैं तो उसमें नाउन, उसके कुछ एग्जांपल्स, प्रोनाउन, उसके कुछ एग्जांपल्स, वर्ब और उसके कुछ एग्जांपल, ताकि आपको अंग्रेज़ी में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज का पता चले, कुछ आपकी वोकेबलरी बिल्ड हो। सेम गोज़ हियर विद अकाउंटिंग। हम इस लैंग्वेज में भी अपनी वोकेबलरी इनिशियल बिल्डअप करने के लिए इनको देखेंगे ताकि इनकी हमें एग्जांपल्स कुछ याद हों, वो अल्फाज का पता हो कि अच्छा ये एसेट्स हैं, ये फिक्स्ड एसेट्स हैं, ये करंट हैं, ये जिम्मेदारी हैं, ये लाइबिलिटीज़ हैं हमारी, ये रेवेन्यूज़ हैं और ये एक्सपेंसेस हैं। तो पहला हेड एसेट्स का है। एसेट्स ब्रॉडली 2 क्लासिफिकेशन, 2 कैटेगरीज़ में क्लासीफाई होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। वैसे एसेट्स की और भी जो है वो टाइप्स हैं, हमने यहाँ पे अभी फिक्स्ड और करंट में इसको डिस्कस करना है। ये हमारा बेसिक कोर्स है। जैसे जैसे हम अगले लेवल के अकाउंटिंग कोर्सेज यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, तो आप लोगों को इनकी जो मज़ीद अक़साम हैं वो पता चलती जाएंगी। फिक्स्ड एसेट्स, सच एसेट्स दैट आर परमानेंट इन नेचर, मुस्तकिल नोयत के हैं। दे आर बॉट फॉर लॉन्ग टर्म यूज़ इन बिजनेस।
वो कारोबार में हमने लंबे अरसा के लिए इस्तेमाल करने के लिए ख़रीदे हैं। दे आर नॉट मेंट फॉर रीसेल, वो हमने दोबारा बेचने नहीं हैं। हाँ, ज़रूरत पड़ने के ऊपर, इमरजेंसी बेसिस के ऊपर हमें को बेचना पड़ जाए, एक अलग बात है, बट उनके ख़रीदने का मकसद उनको यूज़ करना है, उनसे फ़ायदा उठाना है, उनको रीसेल करना नहीं है। तो दे आर कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल्स, गाड़ियाँ हैं आपके पास, मोटर ट्रक्स हैं, मोटर कार्स हैं, डिलीवरी ट्रक्स हैं, गुडविल है, पेटेंट राइट्स हैं, कॉपी राइट्स हैं, डिज़ाइंस हैं, पैटर्न्स हैं, फार्मूलाज हैं, फ्रेंचाइज राइट्स हैं। ये फिक्स्ड एसेट्स भी आगे दो तरह के होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। यानी फिक्स्ड एसेट्स को भी मज़ीद दो कैटेगरीज में हम देख सकते हैं कि टेंजिबल एसेट्स कौन से हैं, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स और फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट्स। अलबत्ता अभी आप मज़ीद इसकी सब कैटेगरीज़ के ऊपर ना जाएं, आप यही देखें कि ये सारे फिक्स्ड एसेट्स हैं। इनको आपने एग्जांपल्स को याद करना है। इसकी एसेट्स की सेकंड टाइप जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है, दैट इज़ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन से होते हैं? सच एसेट्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ कैश विच विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड, जो कि हमने 1 ईयर, एक वो टाइम है जो हमने जहन में रखना है, विच विल बी यूज्ड अप विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड। हमने कहा कि यूजुअली 12 मंथ्स इज़ एन अकाउंटिंग पीरियड, तो इसलिए 1 ईयर हम इस्तेमाल करें कि जिनको एक साल के अंदर अंदर, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर हमने इस्तेमाल कर लेना है। यानी जो कैश की सूरत में है हमारे पास पड़े हुए, जिनको हमने एक साल, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेना है, जिनको हमने एक साल के अंदर अंदर इस्तेमाल करके ख़त्म कर देना है, तो वो हमारे लिए करंट एसेट्स होते हैं। तो कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, हमारे ऑफिस में कैश पड़ा हुआ है, हमारे अकाउंट में कैश पड़ा हुआ है बिज़नेस के, तो दैट इज़ करंट एसेट, क्योंकि ये कैश की सूरत में है। डेटर्स जिनको अकाउंट्स रिसीवेबल बोलते हैं, प्रॉमिसरी नोट्स हमने किसी से लेने हैं, नोट्स रिसीवेबल हैं, और अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसी से हमारे रिसीवेबल हैं, बिल्स रिसीवेबल हैं, और रेवेन्यूज़ कोई रिसीवेबल है, हमारी आमदनियाँ किसी से लेने वाले रहते हैं हमारे, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स है, माल तिजारत जो कि हम इसलिए हमने ख़रीदा है या बनाया, जिसको हमने बेचना है, उसका कोई क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, एंड पे अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे पड़ा हुआ है, स्टोर में हमारे पड़ा हुआ है, स्टॉक है उसका, तो उसको हमने यकीनन सेल कर देना है। तो ये वो हैं, ये सारे जो मैंने अभी पढ़े हैं, जिनको हमने एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेना है। देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल या रिपेयर मेंटेनेंस पार्ट्स कोई पड़े हुए हैं हमारे स्टोर में, ये वो चीज़ें हैं जिनको हमने इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करके उन्हें हमने ख़त्म कर देना है। ये प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, हमने कोई रेंट एडवांस में दिया हुआ है, तो उसको हमने अगले अकाउंटिंग पीरियड के अंदर को 2, 3 माह, 4 माह, 6 माह के अंदर उसे इस्तेमाल कर लेना है। इतना की रेंट एडवांस में दिया जाता है, तो उसको आपने यूज़ कर लेना है, उसको आपने इस्तेमाल कर लेना है, उसे फ़ायदा उठा लेना है। तो इसलिए ये सारे करंट एसेट्स हैं। अब करंट एसेट्स में भी देखें, मज़ीद ये जहन में रखें, इसमें लिक्विड होते हैं जो बिल्कुल कैश हैं, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स होते हैं। तो ऐसे लिक्विड एसेट्स, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स हैं, ये कैटेगरीज़ फर्दर जो है वो डिस्कस होंगी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ब्रॉडर क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, फिक्स्ड और करंट। इनकी एग्जांपल्स आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। अब हमारा नेक्स्ट है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ को भी उसी तरह से दो मेन हमने टाइप्स इसकी बनानी है। वैसे इसकी ज़्यादा टाइप्स है, लाइबिलिटीज़ और भी कई तरह की होती हैं, लेकिन हमने अभी ब्रॉडर क्लासिफिकेशन में रहना है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, लंबे अरसे की जिम्मेदारियाँ, सच लाइबिलिटीज़ विच आर टू बी पेड आफ्टर 1 ईयर, जो 1 साल के बाद अदा होनी है, दे आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। जैसे डिबेंचर्स की सूरत में, तमस्कात की सूरत में कर्ज़ ले लिया है किसी कंपनी ने, पब्लिक को डिबेंचर सर्टिफिकेट्स जारी कर दिए हैं, बॉन्ड्स जारी कर दिए हैं, मॉर्टगेज लोन ले लिया है। मॉर्गेज कहते हैं कि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को बतौर सिक्योरिटी रखवा के उससे उसके अगेंस्ट कर्ज़ लेना, तो मॉर्गेज कहलाता है। वो लोन ले लिया है, लॉन्ग टर्म बैंक लोन को लिया हुआ है, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं। करंट लाइबिलिटीज़ कौन सी होती हैं? ऐसी जिम्मेदारियां जिनको 1 साल के अंदर अंदर अदा कर दिया जाएगा, सच लाइबिलिटीज़ विच आर टू बी पेड विद इन 1 ईयर, दे आर कॉल्ड करंट लाइबिलिटीज़ या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ भी इनको कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स देखें, क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेएबल हैं, नोट्स पेएबल हैं। इन प्रॉमिसरी नोट्स, इफ़ दे आर पेएबल दे आर कॉल्ड नोट्स पेएबल। बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म बैंक लोन्स हैं। और प्री रिसीव्ड रेवेन्यूज़,
अगर कोई आमदनियाँ एडवांस में रिसीव कर ली हैं, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं, हमने अखराजात एडवांस में अदा कर दिए हैं, ऐसा ही होता है कि बाज़ औक़ात हम आमदनी वसूल पहले कर लेते हैं, तो अब इसका मतलब है कि उसके बदले में अभी काम करना बाकी है, तो वो हमारी ऑब्लिगेशन होती है, वो हमारी लाइबिलिटी होती है, हमने काम अभी करना होता है, करंट लाइबिलिटीज़ में से नोट करते हैं। एक्सपेंसेस पेएबल, ऐसे अखराजात जो भी अदा होने वाले हों, यानी आपने मज़दूरों से काम करवा लिया, उनकी वेजेस पेएबल हैं, तो वो, लेकिन ये है कि शॉर्ट टर्म में, ऐसा थोड़ी है कि आपने 10 साल बाद देनी है जाके वो वेजेस, तो वो आपने विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर आपने दे देनी है, तो वो करंट लाइबिलिटीज़ में आती हैं। सेकंड हेड लाइबिलिटीज़ डिस्कस हो गया। थर्ड हेड जो हमने डिस्कस करना है, जो खातों का बनाया कि जी तीसरा ये ग्रो है रेवेन्यू। मैंने आपको बताया इस लेक्चर के स्टार्ट में, इनकम नहीं कहना है इसे, आपने आमदनी के लिए लफ्ज़ आपने रेवेन्यू यूज़ करना है। इट इज़ नॉट डायरेक्ट इनकम्स एंड इनडायरेक्ट इनकम्स, इट इज़ डायरेक्ट रेवेन्यूज़, इनडायरेक्ट रेवेन्यूज़, इनकम्स नहीं। इनकम इज़ ए सिनोनिम फॉर प्रॉफिट, और प्रॉफिट और इनकम एक चीज़ है, रेवेन्यू अलहदा है उससे। ऑपरेशनल रेवेन्यूज़ और नॉन ऑपरेशनल रेवेन्यूज़, ऑपरेशनल रेवेन्यूज़ को डायरेक्ट रेवेन्यूज़ कहते हैं और नॉन ऑपरेशनल रेवेन्यूज़ को इनडायरेक्ट रेवेन्यूज़ कहते हैं। तो रेवेन्यूज़ में ये जो पहली कैटेगरी है ऑपरेशनल रेवेन्यूज़, दोज रेवेन्यूज़ दैट आर अर्नड फ्रॉम द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, प्राइमरी ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, वो ऑपरेशन जिसके लिए वो कारोबार कायम किया गया है, जो तो वहाँ से आए हमें आमदनी, वो हमारी ऑपरेशनल रेवेन्यू है, और इसको डायरेक्ट रेवेन्यूज़ भी बोलते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिखी है सेल्स रेवेन्यू, ये उस बिज़नेस की है जो कि गुड्स मैन्युफैक्चर करे या गुड्स परचेज़ करे और उसने उनको बेचना हो, उनको बेचकर जो आमदनी आएगी। अब हमने अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ा हुआ है सेल्स किसे कहते हैं। इन अकाउंटिंग ओनली दी सेल ऑफ गुड्स इज़ कॉल्ड सेल्स, यानी माल तजारत बेचा है, उससे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ दैट इज़ कॉल्ड सेल्स रेवेन्यू, सेल्स से हासिल होने वाली आमदनी। अब एक बात याद रखें कि अगर तो कारोबार गुड्स ख़रीद कर या बनाकर बेच रहा है, गुड्स वाला बिजनेस है, तो फिर तो उसका सेल्स रेवेन्यू ऑपरेशनल रेवेन्यू होगा। लेकिन अगर एक सिनेमा हॉल है तो बुनियादी तौर पर तो जो मूवी टिकट रेवेन्यू है उसका ऑपरेशनल रेवेन्यू है। अगर कोई एयरलाइनर है, पैसेंजर्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट कर रही है, वो तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दे रही है, उसका पैसेंजर टिकट रेवेन्यू उसका ऑपरेशनल रेवेन्यू होगा। किसी कॉलेज का, स्कूल का ट्यूशन फ़ी रेवेन्यू उसका मेन रेवेन्यू ऑपरेशनल रेवेन्यू होगा। यानी इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिज़नेस के ऑपरेशनल रेवेन्यू विद द नेचर ऑफ द बिज़नेस इट विल चेंज, ये बदल जाएगा। इससे अगली टर्म फिर नॉन ऑपरेशनल रेवेन्यू, सादा सी बात है कि जो ऑपरेशनल रेवेन्यूज़ के अलावा सारे होंगे बाकी, तो वो सारे नॉन ऑपरेशनल रेवेन्यूज़ होंगे, दे विल बी नेम्ड एज इनडायरेक्ट रेवेन्यूज़। तो उसको देखते हैं अभी। तो नॉन ऑपरेशनल रेवेन्यूज़ इनडायरेक्ट रेवेन्यूज़ ये कहलाते हैं, इनको इनडायरेक्ट रेवेन्यूज़ भी कहते हैं। तो ये कौन से रेवेन्यूज़ होते हैं? ऑपरेशनल रेवेन्यूज़ अगर आपको समझ आ गए तो ये भी समझ आ गए। जो कारोबार का बुनियादी जो प्राइमरी सोर्स है वहाँ से हासिल होने वाली आमदनी ऑपरेशनल रेवेन्यू है। उस प्राइमरी रेवेन्यू के अलावा बाकी तमाम तरह से हासिल होने वाली आमदनी, बाकी ज़राए से हासिल होने वाली आमदनी, वो नॉन ऑपरेशनल रेवेन्यूज़ है, इनडायरेक्ट रेवेन्यूज़ है। सच रेवेन्यूज़ दैट आर अर्नड फ्रॉम ऑपरेशंस अदर दैन बेसिक ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, जो कारोबार के बुनियादी काम के अलावा और ज़राए से आमदनी आए, तो वो कहलाती है नॉन ऑपरेशनल रेवेन्यूज़। इसको इनडायरेक्ट रेवेन्यूज़ भी बोलते हैं। तो ये आपने जहन में रखना है कि इनको इनडायरेक्ट रेवेन्यूज़ आपने कहना है। वो कौन सी, इसकी एग्जांपल्स देखें। डिस्काउंट रिसीव्ड, अगर आपने जो कैश डिस्काउंट में हमने अकाउंटिंग टर्म्स में पीछे डिस्कस किया है कि अगर आपने किसी को पेमेंट, आप थे डेटर, आपने किसी क्रेडिटर को जो उसने डिस्काउंट टर्म दी हुई थी उसके अंदर रह के आपने उसे पेमेंट कर दी, तो उसने आपको डिस्काउंट दी है, तो आप डिस्काउंट रिसीव करें, तो ये आपका रेवेन्यू है, दैट इज़ कंसिडर्ड एज नॉन ऑपरेशन रेवेन्यू। रेंट रिसीव किया आपने, आपके बिज़नेस की बिल्डिंग का कोई पोर्शन है, आपने वो किसी को रेंट पे दे दिया। अब वो बेसिकली आप रेंट पे देने के लिए तो वो बिल्डिंग नहीं ना बनाई हुई, लेकिन आपका कोई सीजनल बिज़नेस है, कुछ अरसा आपका वो पोर्शन बिल्डिंग का खाली होता है, आपने किसी को दे के रेंट पे उसे रेंट ले लिया है, तो जो रेंट रिसीव किया है ये नॉन ऑपरेशनल रेवेन्यू है। ऑफ एंड ऑन, आप किसी के लिए सर्विसेज रेंडर करते हैं, उसे कमीशन आपने लिया है, आप सोल प्रोप्राइटर हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन मेन आपके उस काम के अलावा उससे रिलेटेड आप किसी को कोई सर्विसेज दे रहे हैं, कमीशन रिसीव कर लिया है, इंटरेस्ट रिसीव किया है, आपके पास आइडल फंड्स पड़े हुए हैं, आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिए हैं, बैंक में अकाउंट में रखवा दिए हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट मिला है, नॉन ऑपरेशन रेवेन्यू है। बैड डेट्स रिकवर्ड,
यानी आपने किसी डेटर से पैसे लेने थे, वो पैसे आपने बैड डेट्स के तौर पर लिख लिए हुए हैं कि जी ये हमें नहीं मिलेंगे, आपने उसको बैड डेट्स के तौर पर बुक कर लिया था, बाद में वो रिकवर हो गए, तो बैड डेट्स रिकवर्ड नॉन ऑपरेशनल रेवेन्यू होते हैं आपका। ये सारी जो एग्जांपल्स यहाँ डिस्कस हो रही हैं, ये नेक्स्ट अकाउंटिंग पढ़ते हुए बार बार ये अल्फाज हमारे इस्तेमाल में आने हैं, इसलिए आपने इनको याद रखना है। फोर्थ एंड लास्ट हेड दैट इज़ ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या हैं? एक्सपेंसेस, ये डेफिनेशन इन सब की हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हुए हैं अकाउंटिंग टर्म्स में। एक्सपेंसेस, इसकी एक कैटेगरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इसकी सेकंड कैटेगरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? सच एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड डायरेक्टली टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट और टू ब्रिंग गुड्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ परचेज टू द पॉइंट ऑफ सेल। दो तरह से, यानी आप अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो जो अखराजात आपके डायरेक्टली चीज़ों की प्रोडक्शन के ऊपर आ रहे हैं, चीज़ें बनाने के ऊपर आ रहे हैं, तो दे आर कंसिडर्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जो पॉइंट ऑफ परचेज है, यानी जहाँ से आपने ख़रीदी हैं वहाँ से आपको कोई कैरेज अदा करना पड़ गया है, कोई रास्ते में कोई उसकी ऑप्टरी ड्यूटी वगैरह अदा करनी पड़ गई है, तो वो आपके यानी माल आप ख़रीदा है जो आपने, वो अपनी कारोबारी जगह के ऊपर लेके आ रहे हैं, तो ये अखराजात सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं अब। तो एग्जांपल्स जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की वो हम डिस्कस करते हैं, जैसे कैरेज, कैरेज इन, कैरेज इनवर्ड। यानी अगर सिंपल कैरेज लिखा है, इन या इनवर्ड अगर साथ लिखा है, इसका मतलब है कि हम माल ख़रीदा है हमने और वो हम जहाँ से ख़रीदा है वहाँ से अपने कारोबार की तरफ लेके आ रहे हैं। कैरेज, ट्रक का, मजदे का किराया आप, या जो ट्रेलर बड़े हैं उनके ऊपर आप लेके आ रहे हैं, कैरेज वो कहलाएगा। कैरेज उसके लिए टर्म यूज़ की जाती है। रेलवे कैरेज रेलगाड़ी के किराए के लिए। फ्रेट जो है वो आप शिप पे बायर आप माल मंगवा रहे हैं, फ्रेट उसको कहते हैं। तो देखें, रेलवे कैरेज इन, रेलवे कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इन, फ्रेट इनवर्ड। कार्टेज, लोडर रिक्शे का, छकड़े का और रेडी का किराया कार्टेज कहलाता है। कार्टेज इन, कार्टेज इनवर्ड। अब ये जो भी फॉर्म्स हो, ये एक्सपेंसेस अपने तक माल तजारत जो ख़रीदा हुआ है उसे लाने के लिए आ रहे हैं, इसलिए ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। वेजेस, जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, आपके जो मज़दूर काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको आप वेजेस दे रहे हैं। फैक्ट्री का किराया, फैक्ट्री रेंट जहाँ पे चीज़ें बन रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आ जाएँ। कोल गैस, वाटर, कोयला गैस, पानी का खर्चा है, बिजली बनाने का मोटिव पावर एक्सपेंसेस हैं। आपका माल आप जहाँ से लेकर आए हैं उसको कस्टम ड्यूटी है, उसकी क्लियरिंग चार्जेस हैं। बंदरगाह के ऊपर को खर्चा है, डॉक चार्जेस हैं उसके, डॉक बंदरगाह को कहते हैं। तो माल तजारत जो ख़रीदा हुआ है वो आप अपने पास लेके आ रहे हैं, उस तक जितने भी अखराजात होते हैं ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इनको आपने अच्छी तरह से ज़हन में रखना है। ये हेड्स इसलिए भी ज़रूरी हैं याद रखने, जब हम फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी ये प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमिन करने के लिए एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज़ हमें पता होनी चाहिए, और फाइनेंशियल पोजीशन जो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है वो हासिल करने के लिए, वो मेजर करने के लिए हमें एसेट्स, लाइबिलिटीज़ का पता होना चाहिए। तो ये एग्जांपल्स उस लिए भी याद रखनी ज़रूरी है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? सच एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड टू सेल गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड और ऑन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, कारोबार के जो रूटीन के इंतज़ामात हैं, मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस हैं, उनके ऊपर जो अखराजात आते हैं तो उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे हमने माल बेचा, तो हमने जिसको माल बेचा है हमने उस तक वो माल पहुंचाना भी है, कैरेज आउट। अब माल बेचा है, बेचकर वो बाहर जा रहे हैं कस्टमर की तरफ, कस्टमर तक हमने माल पहुंचाना है, कैरेज आउट, कैरेज आउटवर्ड, वो किराया जो हमने दिया है। रेलवे कैरेज आउट और आउटवर्ड, जब तक आउट या आउटवर्ड ना लिखा हो तब तक खर्चा इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। सिंपल कैरेज लिखा है तो वो डायरेक्ट है, इन या इनवर्ड हो जाए फिर भी डायरेक्ट है, और अगर कैरेज आउट या आउटवर्ड होगा तो फिर ही एक्सपेंस इनडायरेक्ट समझा जाएगा। तो ये भी जहन में रखना है। यहाँ पे मैंने सिंपली ऐसे इसलिए लिख दिया कि रेलवे कैरेज आउट या रेलवे कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट ऐसे ही आउट या फ्रेट आउटवर्ड, कार्टेज आउट या कार्टेज आउटवर्ड, यानी आउट या आउटवर्ड इनके साथ अगर यूज़ किया जाएगा तो फिर वो एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस समझा जाएगा। ये आपने जहन में रखना है। सैलरीज़ हैं, रेंट है या ऑफिस रेंट है, फैक्ट्री रेंट हो तो वो डायरेक्ट है,
सिंपल रेंट या ऑफिस रेंट लिखा हो तो फिर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, टेलीफोन चार्जेस हैं, इंश्योरेंस है, बैड डेट्स हैं, आपने माल बेचा और उसके पैसे नहीं मिले आपको, डेटर्स आपके जो हैं वो बैंकरप्ट हो गए हैं, इंसॉल्वेंट हो गए हैं, तो आपके बैड डेट्स हुए, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। आपका इंटरेस्ट पेड, आपने कोई लोन लिया उसके ऊपर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो दैट इंटरेस्ट पेड इज़ ऑल्सो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। पैकिंग एक्सपेंसेस हैं, एडवर्टाइजमेंट है, फिर जो कोई ऐसे रूटीन के लीगल एक्सपेंसेस आप करते हैं, या आपने सेल्समैन रखे हुए हैं, उनके ट्रैवलिंग के ऊपर जो अखराजात आते हैं, आप किसी को अपनी गुड्स बेचने के ऊपर जो कमीशन पे कर रहे हैं, सेलिंग कमीशन पे कर रहे हैं, या जो है वो इसके अलावा ऑडिट फ़ी, अकाउंटेंसी फ़ी, रिपेयर और मेंटेनेंस का ख़र्चा है, डेप्रीसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, फरसूदगी। ये छोटी छोटी टर्म्स और भी आगे आती जाएंगी। ये नहीं समझना कि एसेट्स की बस शायद यही एग्जांपल्स हैं, लाइबिलिटीज़ की या यही हैं, रेवेन्यूज़ और ये एक्सपेंसेस ये चंद एक एग्जांपल्स हैं टू स्टार्ट विद, टू बिगिन विद, कि आप अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ने लगे हैं, आपके पास ये एग्जांपल्स आपको कम अज़ कम पता होनी चाहिए। हेड्स ऑफ अकाउंट्स हमारे डिस्कस हो चुके हैं अंडर मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मूव करेंगे जो रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट के, और हम जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। यहाँ तक अच्छी तरह से लेक्चर्स को रिवाइज़ करें। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी, और अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो लाजमी तौर पर वीडियोज़ को लाइक करें, इन वीडियोज़ के ऊपर कमेंट करें, और इनको दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जैसे आप लोगों का फ़ायदा हो रहा है वैसे बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग।